दोस्तों एक लड़का दुबई में कई साल से काम कर रहा था। इसी बीच उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अब उसका मन दुबई में काम करने के लिए बिल्कुल नहीं लगता है। वो अपने देश वापस आना चाहता है, अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता है और वो अपने घर आने का फैसला कर लेता है। अपने मैनेजर को बोलता है कि मुझे गांव जाना है, मेरा हिसाब करवा दीजिए। तभी मैनेजर अपने शेख से बात करता है कि ये लड़का अपने गांव जाना चाहता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। दोस्तों कहानी बहुत ही अद्भुत और रोमांचित कर देने वाली है। आइए जानते हैं पूरी कहानी वीडियो में। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और मेरा मनोबल बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले की, जहां पर एक सुनील नाम का लड़का होता है जो दुबई में काम करता था। दुबई में 2003 से बतौर इलेक्ट्रीशियन सुनील काम करता था। बड़ा इलेक्ट्रीशियन था। काम करते करते सुनील को लगभग 10 साल वहाँ हो जाते हैं। 2012 में उसकी उम्र 30 साल की हो जाती है और सुनील वहाँ पर काफ़ी पैसा भी इकट्ठा कर लेता है। सुनील सोचता है कि पैसा तो मैंने इकट्ठा कर लिया, अब शादी कर लेनी चाहिए। तभी वो सुनील जौनपुर आ जाता है। यहाँ आकर एक संध्या नाम की लड़की से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद 3 महीने अपनी पत्नी संध्या के साथ में रहता है। और कहते हैं ना दोस्तों, जो अच्छे दिन होते हैं वो बहुत जल्दी ही निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। ऐसा ही सुनील के साथ हुआ। 3 महीने यूं ही बीत गए, पता ही नहीं चला। शादी के 3 महीने तक पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं। उसके बाद सुनील को फिर से काम पर दुबई जाना था, तो अपनी पत्नी को सुनील उसके मायके में छोड़कर दुबई चला जाता है। दुबई जाने के बाद सुनील का अपने काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और वो अपनी पत्नी को बहुत याद करता है। इधर उसकी पत्नी भी सुनील को बहुत याद करती है। पत्नी जौनपुर उसके घर आ जाती है और वहाँ से आके सुनील को फ़ोन करती है कि आप कहाँ चले गए हो, आपके बिना मेरा 1 मिनट भी दिल नहीं लगता है, मुझे बहुत याद आती है, मुझे कुछ नहीं पता, आप मेरे पास आ जाओ। तभी सुनील कहता है अभी तो आए हुए मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ, मुझे अभी छुट्टी नहीं मिल सकती है, मैं इतनी जल्दी कैसे आ सकता हूँ, मुझे तो भी 2 साल के बाद ही आना होगा। सुनील की पत्नी बोलती है संध्या मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानती, बस मेरा दिल नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बस तुम मेरे पास आ जाओ और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। जो सुनील से बार बार जिद करती है। सुनील भी कहता है कह तो आप सही रही हो, मेरा भी यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता, मेरा भी मन करता है कि मैं अपने गाँव आ जाऊँ। फिर सुनील सोचता है पैसा तो मैंने बहुत कमा लिया, उम्र भी 30 साल की हो चुकी है, ऐसे पैसे का फ़ायदा ही क्या होगा जिसकी वजह से कि मैं अपनी पत्नी के पास भी ना रह सकूं, अपनी पत्नी को समय भी ना दे सकूं। सुनील अपने मैनेजर से बात करता है और मैनेजर को बोलता है सर मेरा हिसाब करवा दीजिए, मुझे अपने देश अपने गांव जाना है। तभी मैनेजर पूछता है ऐसा क्या हो गया कि मुझे अपने पत्नी के साथ रहना है, अब मेरा यहाँ काम करने में जी नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। सुनील का जो मैनेजर था जिसका नाम पारस रेड्डी था और वो साउथ इंडियन का मद्रास का रहने वाला था, वो सुनील की बात को समझता है और सुनील की बात को अपने शेख से जाकर बोलता है कि शेख साहब सुनील अपने गांव जाना चाहता है। दरअसल उसको अपनी पत्नी के बिना यहाँ उसका मन नहीं लगता है, इसलिए वो अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए सदा के लिए भारत जाना चाहता है और बोलता है कि मेरा हिसाब करवा दीजिए। लेकिन शेख साहब ये लड़का हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इसी की वजह से हम बहुत अच्छा काम कर पाते हैं, अगर ये लड़का हमारे साथ नहीं रहा तो हमारे बहुत सारे काम रुक जाएंगे। तभी शेख बोलते हैं कि तो एक काम करो, इसको जाने के लिए रोक दो और इसकी पत्नी को यहाँ बुला लो।
लेकिन मैनेजर बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर उन्हीं लोगों की फैमिली रह सकती है, वही लोग अपनी पत्नियों को साथ में ला सकते हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर या अच्छी पद पर हों, मैनेजर हों, जिसकी कमाई लाखों में होती हो। वही लोग अपनी पत्नियों को साथ लेकर रह सकते हैं। तभी शेख एक प्लान बनाते हैं, उसकी एक फर्जी डिग्री तैयार करवाते हैं और उसके फर्जी डिग्री बनवा के उसकी पत्नी का पासपोर्ट तैयार कराते हैं और उसे दुबई बुलाने के लिए बोल देते हैं। सुनील अपनी पत्नी संध्या को लेने के लिए जौनपुर आ जाता है। यहाँ से संध्या को जब पता चलता है कि मैं दुबई जाने वाली हूँ, मैं भी विदेश जाऊँगी, संध्या बहुत खुश होती है। सुनील आता है, संध्या को साथ में लेकर दुबई पहुँच जाता है। वहाँ उसके लिए एक फ्लैट का इंतज़ाम करवाया जाता है। फ्लैट में संध्या और सुनील दोनों पति पत्नी बड़ी खुशी खुशी रहने लगते हैं। करीबन 8 दिन के बाद जब सुनील अपने काम पर जा रहा था, तभी सुनील का मैनेजर पारस रेड्डी उससे मिलता है और सुनील से बोलता है, सुनील अब तो पत्नी तुम्हारे साथ है, अब तो मौज ही मौज हो रही है तुम्हारी, और बताइए क्या हालचाल है। सुनील बोलता है, हाँ कह तो सर आप सही रहे हैं, मेरे अब मौज है, पत्नी मेरे साथ है, कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक है। तभी पारस रेड्डी बोलता है, शादी होगी तेरी पत्नी भी तेरे साथ है तो अब तो पार्टी बनती है। सुनील कहता है, ये भी कोई बड़ी बात है सर, आप जब कहोगे तब पार्टी आपको मिल जाएगी। तो पारस रेड्डी बोलता है, शुक्रवार की छुट्टी होती है, इसी शुक्रवार को हम तुम्हारे घर का खाना पसंद करेंगे, बाहर की पार्टी हमें नहीं चाहिए। सुनील को एकदम धक्का सा लगता है कि सुनील जानता था कि दुबई में अपनी पत्नी को साथ में रखना कितना मुश्किल काम होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी विदेशी जब अपनी पत्नी को लेकर आता है तो वहाँ के जो शेख लोग हैं, जो मालिक लोग होते हैं, वो उसकी सुंदर पत्नी देखकर उसको हड़प लेते हैं और उसको छीन लेते हैं और उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, ऐसा बर्ताव करते हैं। और ये सोचकर वो डर जाता है, लेकिन फिर सोचता है चलो ये तो अपने यहाँ के हैं, साउथ इंडियन हैं, कोई बात नहीं, एक बार आएंगे, कौन ये रोज़ आने वाले हैं। सुनील हाँ कर देता है। शुक्रवार का दिन होता है। पारस रेड्डी और 2 उसके और सहयोगी जो बड़े अधिकारी होते हैं, उनको लेकर वो सुनील के घर पहुंच जाते हैं। सुनील के घर पहुंचने के बाद सुनील की पत्नी संध्या सबके लिए खाना तैयार करती है। खाना बनाने के बाद सबको खाना खिलाते हैं, पीने का भी पूरा इंतज़ाम होता है, दारू भी पीते हैं। खाना पीना करते करते उनको 11 बज जाते हैं। दारू पीने के बाद सभी लोगों को नशा होने लगता है। तभी पारस रेड्डी सुनील से बोलता है, सुनील मैंने तुम्हारी पत्नी का चेहरा तो देखा ही नहीं, कम से कम अपनी पत्नी का चेहरा तो दिखा दो, आखिर में तुम्हारी पत्नी दिखती कैसी है। सुनील को एकदम शौक लग जाता है। सुनील नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी किसी के सामने अपना चेहरा खोले। तभी सुनील बोलता है, कहाँ साहब, वो गांव देहात की रहने वाली है, देहात के कल्चर से आती है और उसे शर्म आती है चेहरा दिखाने में, कहाँ चेहरा देखने के चक्कर में पड़े हो, छोड़िए ना। तभी पारस रेड्डी जिद कर जाता है और बोलता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बीवी का चेहरा देखूंगा ज़रूर। जब पारस ज़्यादा जिद करता है, कैसी बात कर रहे हो, आजकल कौन घूंघट पर्दा करता है, अरे वो तो अपने देश की है, हमसे कैसी शर्म, और हम कौन से यहाँ रोज़ आने वाले हैं। जब बहुत ज़्यादा जिद करता है, सुनील संध्या के पास जाता है और बोलता है कि ये लोग तुम्हारा चेहरा देखना चाहते हैं, चलो। संध्या आती है और उनके सामने चेहरा खोल के खड़ी हो जाती है। जैसे ही पारस रेड्डी और 2 उसके और साथी सुनील की पत्नी संध्या का चेहरा देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। इतनी खूबसूरत पत्नी थी सुनील की। पारस रेड्डी बोलता है, वाह सुनील, बहुत ही खूबसूरत पत्नी है तुम्हारी, काश ऐसी पत्नी मेरी भी होती। ये बात सुनकर संध्या भी शर्मा जाती है और अंदर चली जाती है। पार्टी ख़त्म करने के बाद पारस रेड्डी और उसके दोनों सहयोगी जो उसके साथ आए थे अपने अपने ठिकाने पर चले जाते हैं। दूसरे दिन सुनील पारस रेड्डी के पास जाता है। पारस रेड्डी
सुनील से बोलता है, सुनील बहुत अच्छा खाना बनाया था आपकी पत्नी ने, और आपकी पत्नी बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर दिखने वाली है, तुम बड़े भाग्यशाली हो। सुनील बोलता है थैंक यू, लेकिन जैसे ही वो सुनता है कि तुम्हारी पत्नी बहुत ही खूबसूरत है, थैंक यू भी बोलता है, लेकिन अंदर से उसे जलन होने लगती है कि ये मेरी पत्नी के बारे में ऐसी बातें बार बार क्यों कर रहा है, क्योंकि विदेश में आके यहाँ पर मजदूर लोगों की पत्नियों को हड़प लिया जाता है, और सुनील को भी कहीं ना कहीं वही डर सता रहा था। इधर सुनील की पत्नी संध्या भी सुनील से बोलती है कि अब की बार तो आपने इनको खाने का न्योता दे दिया, लेकिन आगे से कभी भी ऐसा इन लोगों को न्योता मत देना, क्योंकि इनकी नज़र मुझे सही नहीं लगती है। सुनील को ये बात भी याद थी। तभी पारस रेड्डी बोलता है कि ऐसा मन करता है मैं तुम्हारी बीवी के हाथ का खाना बार बार खाता रहूं, और अब तो हर शुक्रवार को जैसे ही छुट्टी हुआ करेगी हम तुम्हारे घर का खाना खाने ज़रूर चला करेंगे, और उस दिन आपके घर पार्टी हुआ करेगी। क्या साहब, घर का खाना हर शुक्रवार को ज़रूरत क्या है, बाज़ार से खा लिया करेंगे, यहाँ भी अच्छा खाना बनता है। लेकिन पारस रेड्डी जिद कर जाता है, नहीं भाई, हर शुक्रवार को मैं तुम्हारे घर का खाना पसंद करूँगा। सुनील मन ही मन कचोटने लगता है, लेकिन करे तो क्या करे। उसे दूसरे दिन ही पारस रेड्डी सुनील के फ्लैट पर जाता है और डोरबेल बजाता है। अंदर से संध्या निकल के आती है, देखती है तो गेट पर पारस रेड्डी खड़ा हुआ था। अब पारस रेड्डी को देखकर संध्या डर जाती है, बोलती है सर आप यहाँ कैसे, वो घर में नहीं है। तभी पारस रेड्डी बोलता है, मुझे पता है सुनील घर में नहीं है, वो तो साइड पर है, लेकिन मुझे कुछ काम था, क्या मुझे अब अंदर आने के लिए नहीं बोलोगी। संध्या सोचती है कि अगर मैं इसको अंदर नहीं आने दूं और मैं उसे कुछ कह दूं तो कहीं ये मेरे पति के साथ कुछ कर ना दे। इस डर की वजह से संध्या उसको अंदर आने के लिए बोल देती है। अंदर पारस रेड्डी जैसे जाता है, बैठ जाता है, संध्या इतने में रूम में चली जाती है और वहाँ जाके सुनील को फ़ोन लगा देती है और बता देती है कि पारस रेड्डी यहाँ घर आए हुए हैं और आप जल्दी से आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुनील अचंभित हो जाता है, पारस रेड्डी घर पर क्यों गए हैं। तो सुनील कहता है कि तुम हैंडल कर लो, वो थोड़ी देर में चले जाएंगे और मैं तो अभी काफ़ी दूर हूँ, इतनी जल्दी में कैसे आ सकता हूँ, तुम एक काम कर लो, अपने रूम में बैठी रहना। तभी पारस रेड्डी बाहर बैठ के और वहाँ रोने लग जाता है, फुट फुट के रोने लगता है। संध्या उसकी तरफ देखती है और देखती ही रहती है कि आखिर सर अंदर आए हैं और यहाँ रो क्यों रहे हैं। लगभग 1 घंटा बीत जाता है। तभी सुनील घर आ जाता है। सुनील घर आके देखता है कि पारस रेड्डी कमरे के बाहर बैठे हुए सोफे पे बैठ के रोने में लगे हुए हैं। तभी सुनील पूछता है, सर आप रो क्यों रहे हैं और आप यहाँ आकर क्यों रो रहे हैं, कारण क्या है। पारस रेड्डी सुनील के पास सुनकर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी सुनील बोलता है, सर आप बताइए तो सही, आखिर आप रो क्यों रहे हैं, रोने का कारण क्या है। तभी पारस रेड्डी बोलता है, सुनील जैसे तुम्हारी बीवी है, इतनी ही खूबसूरत, ऐसी ही खूबसूरत बहुत सुंदर पत्नी थी मेरी, लेकिन मैंने पैसों को तवज्जो दिया। मेरी भी गांव में जब शादी हुई थी, मेरी पत्नी मेरे को आने के लिए बहुत बोलती थी कि आपके बगैर मेरा मन नहीं लगता, आप मेरे पास आ जाओ। लेकिन पत्नी और पैसे में से मैंने सिर्फ पैसों को चुना और मैं गांव में नहीं गया, जिसकी वजह से मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। आज मेरे पास पैसा तो बहुत कुछ है, लाखों करोड़ों रुपए हैं, लाखों रुपए महीने कमाता हूँ, लेकिन मुझे पत्नी का सुख नहीं मिला है। मेरे पास उस पैसे को खर्च करने के लिए, उस पैसे को यूज करने के लिए कोई नहीं है। इसी दुख की वजह से मैं रोता हूँ। तो मैं तुम्हारी पत्नी के पास इसलिए आया था कि कोई अगर इनकी नज़र में कोई और ऐसी लड़की हो जो मेरे से शादी कर सके, ये बात करने के लिए मैं तुम्हारी पत्नी के पास आया हूँ। सुनील कहता है, सर आपकी उम्र लगभग 40 साल की हो चुकी है, इस उम्र में आपको कौन अपनी लड़की देगा, कौन लड़की तुमसे शादी करना चाहेगी। तभी संध्या बोलती है कि मेरी एक बहन है जो तलाकशुदा है, उसकी उम्र लगभग 35 साल की है, क्या आप उससे शादी करना चाहेंगे। तभी पारस बोलता है, हाँ मैं उससे शादी कर लूँगा, आप मेरी एक बार उनसे बात तो करिए। संध्या अपनी मम्मी को जौनपुर में फ़ोन लगाती है और बात करती है कि
उसके रिश्ते की बात करती है और वो रिश्ता फाइनल हो जाता है। संध्या अपनी बहन राधा और पारस रेड्डी की शादी करवा देती है। शादी करने के लिए पारस रेड्डी इंडिया में आते हैं, शादी करते हैं, फिर सारे लोग दुबई वापस चले जाते हैं और दुबई जाके ये एक ही फ्लैट में सारे लोग रहने लगते हैं। दोस्तों बहुत ही हंसी खुशी ये सब लोग मिलजुल कर एक ही फ्लैट में रहने लगते हैं। लगभग 10 साल तक ये वहाँ रहते हैं। 10 साल में पारस रेड्डी और राधा के भी 2 बच्चे होते हैं और 2 ही बच्चे सुनील और संध्या के हो जाते हैं। लेकिन 2023 में हार्ट अटैक आने की वजह से पारस रेड्डी की मौत हो जाती है। उसके बाद राधा अकेली रह जाती है अपने 2 बच्चों के साथ में। पूरे घर में मातम छा जाता है, सारे लोग रोने बिलखने लगते हैं। आज उनके पास पैसा तो बहुत कुछ था, लेकिन पारस रेड्डी उनके बीच में नहीं थे। वहाँ से जितनी भी प्रॉपर्टी थी उस सबको बेच के राधा अपने मद्रास में आ जाती है। वहाँ आकर भी अपने सास ससुर के पास रहने लगती है, लेकिन यहाँ भी उसका मन नहीं लगता है, तो वहाँ की जो प्रॉपर्टी थी उसको भी बेच देती है और अपने मायके में आकर अपने बच्चों को साथ में रहने लगती है। इधर सुनील और संध्या भी दोनों भारत आ जाते हैं अपने बच्चों के साथ में। वो अपने घर जौनपुर में खुशहाल रहने लगते हैं। तो ये थी हमारी कहानी। दोस्तों अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।